दोस्तों, सामान्य वित्तीय लेखा नियम का अपन ने नियम संख्या 280 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में अपन नियम संख्या 281 से आगे प्रारंभ करेंगे। नियम संख्या 281 से अपन आगे लेके चलेंगे। तो दोस्तों, नियम संख्या 81 विशिष्ट प्रयोजन के लिए जब अनुदान स्वीकृत किया जाता है तो उसके संबंध में है। तो दोस्तों, पहले एक एक पॉइंट को समझिएगा। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, फिर आपको नोट डाउन करने के लिए या स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके सामने स्लाइड उपलब्ध होगी। तो सबसे पहले नियम संख्या 281 ये किसके संबंध में है? यह है विशिष्ट प्रयोजन अनुदान स्वीकृति अनुदान स्वीकृति की शर्तें विशिष्ट प्रयोजन के लिए, स्पेशल उद्देश्य के लिए, स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए अगर अपन ने अनुदान दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए, विशिष्ट प्रयोजन के लिए या फिर विशिष्ट स्पेशल ऑब्जेक्टिव बोले के लिए, अगर अपने अपने को अनुदान स्वीकृत किया जाता है तो उसकी क्या क्या शर्तें होंगी उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहली शर्त क्या होगी? पहली शर्त ये होगी निर्धारित समय सीमा में क्या करना होगा? राशि को खर्च करना होगा। निर्धारित समय सीमा में राशि खर्च करना होगा। स्वीकृत उद्देश्य के लिए खर्च करना होगा। तो दोस्तों, विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान स्वीकृत करने की क्या क्या शर्तें हैं उसमें पहला पॉइंट अपन ने देखा, निर्धारित समय सीमा जो निर्धारित की गई उसके अंदर राशि को खर्च करना होगा। जिन स्वीकृत उद्देश्य के लिए यानी जिस उद्देश्य के लिए राशि दी गई है, अनुदान दिया गया है, उसी उद्देश्य के लिए राशि को खर्च करना। और अगर उद्देश्य पूर्ण हो गया, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, उद्देश्य पूर्ण हो गया तो अवशेष राशि क्या करनी पड़ेगी? सरकार को वापस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये आप दूसरा विशिष्ट प्रयोजन स्पेशल उद्देश्य के लिए अगर अपने को अनुदान प्राप्त होता है तो उसकी शर्तें क्या क्या हैं? सबसे पहले तो निर्धारित उद्देश्य के लिए रहे एवं निर्धारित समय सीमा में राशि को खर्च करना होगा। उद्देश्य पूर्ण हो गया, अगर उद्देश्य पूरा हो गया और कोई राशि बचती है तो वो वापस करनी होगी सरकार को। दूसरी शर्त यह है विशिष्ट उद्देश्य के लिए अनुदान प्राप्त करने की, यदि अनुदान की राशि से अनुदान की राशि से संपत्ति क्रय की जाती है दोस्तों, अनुदान की राशि अगर अनुदान की राशि से संपत्ति क्रय की जाती है तो उसका उपयोग अन्य उद्देश्य के लिए, यानी कि जो स्वीकृत उद्देश्य है अपन ने पहले पढ़ा, स्वीकृत उद्देश्य के लिए राशि व्यय की जाएगी। इसी प्रकार से संपत्ति का व्यय भी स्वीकृत उद्देश्य के लिए ही संपत्ति का व्यय किया जाएगा।
स्वीकृत उद्देश्य के लिए संपत्ति को काम में लिया जाएगा, अन्य उद्देश्य के लिए काम में नहीं लिया जाएगा। दोस्तों बेचा नहीं जा सकता संपत्ति को, जो कि अनुदान की राशि से संपत्ति क्रय की उसको बेचा नहीं जा सकता, उसको गिरवी भी नहीं रखा जा सकता, उसको गिरवी भी नहीं रख सकते, उसको किराए पर भी नहीं दे सकते, उस संपत्ति को क्या नहीं कर सकते, किराए पर भी नहीं दे सकते। तो दोस्तों अपन ने 3 पॉइंट्स देखे विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान स्वीकृति के संबंध में। तीसरा पॉइंट क्या था, अनुदान की राशि से अगर कोई संपत्ति क्रय करते हैं तो उसका उपयोग अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता, निर्धारित उद्देश्य जो जिस उद्देश्य के लिए राशि दी गई उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा। बेचा भी नहीं जा सकता उस संपत्ति को जो अनुदान की राशि से क्रय की है, गिरवी भी नहीं रखा जा सकता और उसको किराए पर भी नहीं दिया जा सकता। अब अपन अगला पॉइंट देखेंगे। यदि 1,000 रुपए से अधिक की संपत्ति है, क्रय की जाती है, तो उसका एक क्या रखा जाएगा, रजिस्टर रखा जाएगा। रजिस्टर्ड संधारित किया जाएगा संस्था के द्वारा जिसने अनुदान से की राशि से संपत्ति 1,000 रुपए से अधिक की प्राप्त की है, वो एक रजिस्टर तैयार करेगी, उसमें संपत्ति का रिकॉर्ड रखेगी और वर्ष में एक बार जिसने अनुदान स्वीकृत किया था अनुदान स्वीकृत करने वाले अधिकारी के पास क्या भेजा जाएगा, विवरण भेजा जाएगा वर्ष में एक बार। तो दोस्तों अपने अब क्या देखा, और जो अनुदान स्वीकृत करने वाला अधिकारी है, ये अधिकारी भी क्या करेगा, ये भी एक स्थायी अभिलेख रखेगा। तो दोस्तों अब अपन ने अगला पॉइंट क्या समझा, 1,000 रुपए से अगर अधिक की संपत्ति अपन क्रय करते हैं अनुदान की राशि, तो उसका रजिस्टर संबंधित संस्था जिसने वो संपत्ति क्रय की है वो रजिस्टर संधारित करेगी। अनुदान स्वीकृत करने वाला अधिकारी के पास प्रत्येक वर्ष में एक बार संधारित रजिस्टर्ड भेजा जाएगा, मतलब रजिस्टर्ड में जो लिखा हुआ है वो विवरण उसके पास भेजा जाएगा। और जो अनुदान स्वीकृत करने वाला अधिकारी खुद के पास भी एक स्थायी अभिलेख रखने के लिए एक रजिस्टर रखेगा। तो ये अगला पॉइंट अपन ने क्या था, रिकॉर्ड रखने के संबंध में हो गया, संपत्ति के संबंध में। और अब अगला पॉइंट है रिटर्न ऑफ, यानी कि यदि संपत्ति का क्या कर दिया जाता है, अपलेखन किया जाता है, अपलेखन किया जाता है, फिर उसको क्या कर दिया जाता है, विक्रय कर दिया जाता है। अपलेखन करने के बाद संपत्ति को विक्रय किया जाता है, तो जो इनकम प्राप्त होती है उसको आर इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, कहाँ पे दिखाएंगे, रिसिप्ट में, रिसिप्ट की साइड में। दोस्तों प्रत्येक अकाउंट में 2 साइड होती हैं, अपन ने देखा होगा, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। इसी प्रकार से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक साइड रिसिप्ट होती है, एक साइड पेमेंट होती है, जो भुगतान किया है। इधर रिसिप्ट जो प्राप्त किए हैं उनका लेखा जोखा रखा जाता है एक खाते के अंदर। तो रिसिप्ट और पेमेंट जो अकाउंट होगा उस अकाउंट के अंतर्गत इसका लेखा किया जाएगा अपलेखन का। अपलेखन करने के बाद अगर उसको विक्रय किया गया तो रिसिप्ट साइड में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या किया जाएगा, अकाउंट में इनकम की साइड,
तो दोस्तों ये क्या हो गया कि अगर मान लीजिए जो संपत्ति अनुदान की राशि से क्रय की गई थी उसको राइट ऑफ कर दिया गया, यानी कि अपलेखन कर दिया गया, यानी वो उपयोग करने योग्य नहीं बची है, तो उसके मूल्य को खातों में समाप्त करके और उसको खर्चे के अंदर दिखा दिया गया, पेमेंट में दिखा दिया गया और एक्सपेंडिचर मानकर या उसको डेप्रिसिएशन मानकर उसका अपलेखन कर दिया, प्रॉफिट में से राइट डाउन कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। तो उसके बाद में अगर उसका विक्रय किया जाता है, जो इनकम प्राप्त होगी वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो रिसिप्ट साइड लिखी जाएगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम की ओर लिखी जाएगी। और इसके अलावा चिट्ठे में क्या किया जाएगा, अपलेखन निवेश में अपलेखन दिखाया जाएगा, निवेश के अंतर्गत अपलेखन को दिखाया जाएगा। इस संपत्ति के अपलेखन को निवेश के नीचे घटा के अपलेखन के रूप में दिखाया जाएगा। और दूसरी डायरेक्ट संपत्ति में से घटा के संपत्ति के नीचे क्या दिखाया जाएगा, इसको परिव्यय के रूप में, संपत्ति साइड में परिव्यय के रूप में दिखाया जाएगा। तो आप इस इतने ज्यादा चक्कर में ना पड़े कि बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाएगा, इधर क्या दिखाया जाएगा। आप तो सीधे सीधे शब्दों में याद रखना, किसी संपत्ति को अगर सरकारी अनुदान से जो संपत्ति प्राप्त की गई है उसको अगर विक्रय किया जाता है, तो अगर आपसे पूछे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किस साइड दिखाएंगे, तो सीधे सी बात है, जहाँ से ये अकाउंट का नाम वो दे रहा है वो नाम प्रारंभ होता है उस साइड जो लिखा हुआ है रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पे, इनकम साइड में, और बैलेंस शीट में दोनों साइड इसका विवरण लिखा जाएगा। बस आप तो इतना याद रखना। अब अपन इस नियम के बाद में अब अगला अगला नियम देखेंगे, नियम संख्या। दोस्तों इस नियम के अंतर्गत विशिष्ट शर्तें यही तक थी नियम संख्या 282 282 ये किसके संबंध में है, उचित समय की परिभाषा दी गई है, यानी कि स्वीकृति जारी की गई अनुदान की 1 वर्ष तक के लिए मान्य होगा। तो अनुदान अनुदान की स्वीकृति कब तक के लिए मान्य होगी, 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। लेकिन दोस्तों यदि मान लो जी अनुदान स्वीकृत किया है, पाँच 1/2022 को, तो दोस्तों वो समाप्त कब माना जाएगा, उसकी अवधि समाप्त कब होगी, 4/1/2023 को होगी। तो दोस्तों इसमें 2 वित्तीय वर्ष आ गए। तो एक इस वित्तीय वर्ष में जो अनुमानित राशि वह होगी इस वित्तीय वर्ष में है, तो उस राशि का व्यय कब किया जाएगा, उस राशि का भुगतान, अनुमानित व्यय की जाने वाली राशि का भुगतान इस वर्ष में किया जाएगा। इस वर्ष में व्यय होने वाली अनुमानित राशि का भुगतान इस वर्ष में किया जाएगा। मान लीजिए इसमें ये 5/5 कीजिए, तो दोस्तों इसमें संपूर्ण वर्ष लगभग इसमें आ जाएगा। लेकिन इसमें कितने दिन आएंगे, 1 महीना, 1 माह और 4 दिन एक्स्ट्रा होगा इस वित्तीय वर्ष में। तो दोस्तों 12 माह में से अपन ने ऊपर पढ़ा 1 वर्ष के लिए राशि स्वीकृत की जाएगी। तो 12 माह में से इस वित्तीय वर्ष में पहले वाले वित्तीय वर्ष में 22-23 में राशि का भुगतान 10 माह और 26 दिन का कर दिया जाएगा। और अगले वित्तीय वर्ष में जितने दिन कार्य किया गया है, जितने दिन अनुदान स्वीकृत करने की स्वीकृति है, वहां तक 1 माह और 4 दिन के अंतर्गत जितनी राशि अनुमानित व्यय की जानी होगी उसके लिए अनुदान जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं समय दूंगा।
ये अपना अपन ये नियम कर लिया। एक बार अपन वापस समझते हैं, फिर इन दोनों नियमों का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे के नियम पढ़ेंगे अपन। तो अब तक समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, अब दोबारा से ध्यान से सुनिएगा। अगर स्पेशल उद्देश्य के लिए अनुदान दिया जाता है तो उसकी शर्तें नियम संख्या 281 में दी गई है। निर्धारित समय सीमा में राशि खर्च करनी होगी, निर्धारित उद्देश्य के लिए खर्च करनी होगी, उद्देश्य पूर्ण हो गया और कुछ राशि बच गई तो वो सरकार को वापस करनी होगी। अनुदान की राशि से अगर कोई संपत्ति क्रय की है तो उस संपत्ति को उसी कार्य के लिए व्यय किया जाएगा जिस कार्य के लिए अनुदान दिया गया है। दूसरे कार्य में काम नहीं लिया जाएगा, उसको बेचा नहीं जाएगा, गिरवी नहीं रखा जाएगा, किराए पर नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों आगे का पॉइंट, 1000 रुपए से अगर अधिक की संपत्ति क्रय की गई है तो उसके लिए एक रजिस्टर रखेंगे। वो रजिस्टर की कॉपी वर्ष में एक बार किसको भेजेंगे, जिस जिस अधिकारी ने अपने को अनुदान स्वीकृत किया था उस अधिकारी के पास कॉपी भेजेंगे। वो अधिकारी क्या करेगा, स्थायी अभिलेख रखेगा, उसके संबंध में कोई कोड वो भी रखेगा। रिटर्न डाउन यानी दोस्तों संपत्ति को अपलिक्त कर दिया गया, यानी कि संपत्ति अब उपयोग लायक नहीं बची तो खातों में समाप्त कर दिया गया और फिर उसको बेचा जाता है तो कुछ पैसे तो प्राप्त होंगे। दोस्तों कुछ भी जब कोई संपत्ति खराब हो जाती है, उपयोग योग्य नहीं बचती है, तो भी उससे अपने को कुछ राशि प्राप्त होती है। जैसे लोहे की कोई कूलर है, लोहे का कोई भी सामान है, या प्लास्टिक का कोई भी सामान है, कोई भी संपत्ति है, कोई मशीनरी है, कोई साइकिल है, और जो खराब होने के बाद भी अपन बेचते हैं तो कुछ पैसे प्राप्त होते हैं। तो उन पैसों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड दिखाएंगे, और बैलेंस शीट के अंतर्गत निवेश की साइड अप्लीकेट करके दिखाएंगे। रिटर्न ऑफ कर देंगे निवेश को, और संपत्ति की साइड में उसको परिव्यय दिखाएंगे, यानी कि उसको डेप्रिसिएशन दिखा देंगे, एक तरह से समाप्त हो जाएगी वो। अगर उचित समय कब, 1 वर्ष के लिए अनुदान जारी किया जाएगा। मान लीजिए 2 वित्तीय वर्ष आ सकते हैं एक ही वर्ष के अंदर। कैसे आएंगे वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चलता है। अब दोस्तों अगर कोई 1 अप्रैल को राशि जारी नहीं करके उसके बाद जितने दिनों बाद अपन राशि जारी करेंगे तो वो राशि स्वीकृति के लिए तो 1 वर्ष होगा उसके लिए पूरा, तो वो अगली साल और दूसरे वित्तीय वर्ष में उतने ही दिन आगे तक होगी। तो ये उसी हिसाब से उसके अनुपात में पैसे जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों ये अपन ने दोनों नियम देखा। दोस्तों अगर आप अब भी आपको समझ में नहीं आया तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको आगे का जो एक एक पॉइंट अपन आप पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद अगर क्लास देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एक पेज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दूसरे पेज का इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तीसरे पेज का इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, चौथे पेज का इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसको पढ़ेंगे, सरल भाषा में है, आपको आराम से समझ में आएगा। अब अपन दोस्तों अगले नियम से देखते हैं, नियम संख्या 283। तो दोस्तों भवन निर्माण के लिए अनुदान की स्वीकृति का सिद्धांत दे रखा है इसमें। दोस्तों भवन निर्माण के लिए अनुदान की स्वीकृति का सिद्धांत दे रखा है, और ये सिद्धांत क्या है कि अपेक्षित क्षेत्र के लिए, दोस्तों अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र के लिए अनुदान। दोस्तों भवन निर्माण के लिए अनुदान की स्वीकृति का सिद्धांत कौन सा आपसे पूछे तो 283 आप बताएंगे। अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र के लिए अनुदान का अर्थ क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए किसी कार्य के लिए उनको आवश्यकता 2 कमरे बनाने की है, तो दोस्तों उनको न्यूनतम 2 कमरों के लिए अनुदान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो ये कहें कि 20 कमरे बनाएंगे साहब हमें अनुदान दीजिए। जितने की आवश्यकता होगी, न्यूनतम क्षेत्र जितने में काम चल सकता है उतने क्षेत्र के लिए अनुदान दिया जाएगा। अगर इस भवन से कोई आय प्राप्त होगी, अनुदान जिस कार्य के लिए दिया गया है उससे अगर कोई आय प्राप्त होगी
तो उस आय में भवन से जो आय प्राप्त होगी उसमें किसका होगा? सरकार का हिस्सा होगा। सरकार का हिस्सा होगा, क्योंकि दोस्तों सरकार ने भी अनुदान दिया है, उसके लिए पैसे दिए हैं, तो इसमें सरकार का भी हिस्सा होगा। तो दोस्तों नियम संख्या 283 सिर्फ इतना ही कहता है कि भवन के निर्माण के लिए अनुदान की स्वीकृति का सिद्धांत है ये। अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र के लिए अनुदान दिया जाएगा भवन निर्माण के लिए। अगर भवन से कोई इनकम प्राप्त होती है तो सरकार का भी हिस्सा होगा उसमें। और दो नियम संख्या 283 किससे संबंधित आपसे पूछे तो भवन निर्माण के लिए अनुदान की स्वीकृति के संबंध में है। अब अपन नियम संख्या 284 देखेंगे, 83 का आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये दोस्तों आपके सामने है नियम संख्या 83, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नियम संख्या 284 देखेंगे तो दोस्तों उपयोगिता, दोस्तों उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता। तो दोस्तों उपयोगिता प्रमाण पत्र को आप इस मामले में समझिए कि दोस्तों जब सरकार अनुदान जारी करेगी, किसी संस्था को पैसे जारी करेगी, तो दोस्तों उससे पहले उसकी उपयोगिता, कि इसकी क्या उपयोगिता है, तो उपयोगिता जानने के बाद ही तो अनुदान देगी। दोस्तों आपके पेरेंट्स आपको पैसे देते हैं, अगर आप 150 रुपये सामान्यतः लेते रहते हैं, 150 रुपये सामान्यतः खर्चे के लिए देते रहते हैं, तो आपसे नहीं पूछते कि आपको किस में पैसे चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप कहोगे कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तो दोस्तों आपसे उपयोगिता के बारे में पूछेंगे, यूटिलिटी के बारे में पूछेंगे कि आप इसका उपयोग कहाँ पे करोगे 50,000 रुपये का, तभी आपको पैसे देंगे। वही स्थिति कुछ सरकार के मामले में, अनुदान के मामले में बनती है। अनुदान दोस्तों एक तरह से सब्सिडी होती है, अनुदान के मामले में बनती है। तो अनुदान अगर सरकार देती है तो उसके मामले में ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि दोस्तों सरकार अगर सामान्य उद्देश्य के लिए किसी संस्था को पैसे जारी करती है तो उससे उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है। सामान्य उद्देश्य कौन सा होता है दोस्तों? जो पंचायत समितियों में सफाई कार्य के लिए, रोड निर्माण के लिए, ये सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो सामान्य उद्देश्यों के लिए जो कार्य के लिए पैसा लिया जाता है तो उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता। और जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों अपन यहाँ क्या लिखेंगे? उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो विशिष्ट, दोस्तों जब अपन घर वालों से 50,000 रुपये मांगेंगे तो कुछ न कुछ विशिष्ट उद्देश्य होगा तभी मांगेंगे। और अपन 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये अगर घर वालों से मांगते हैं तो दोस्तों वो घर वाले नहीं पूछते कि आपको किस में चाहिए। घर वालों को लगता है कि सामान्यतः कुछ छोटी मोटी चीज लाता होगा, सामान्य वह इतने रुपए सामान्यतः लेता रहता है। अगर 50,000 रुपये मांगोगे, विशिष्ट उद्देश्य हो गया, तो उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों अब उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता किन किन संस्थाओं को होगी? तो सबसे पहले तो दोस्तों पंचायत समिति को, उपयोगिता प्रमाण पत्र विशिष्ट उद्देश्य के लिए अगर अनुदान प्राप्त होता है तो उसको किसको आवश्यकता होगी? पंचायत समिति को। उपयोगिता प्रमाण पत्र की दूसरा किसको? जिला परिषद को। दूसरी उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता किसको होगी? जिला परिषद को होगी। तीसरा किसको होगा? नगर पालिका को। नगर पालिका को उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता कौन सी नगर पालिका का मामला में बात की गई है यहाँ पे, जिसका गठन है? तो दोस्तों यहाँ पे नगर पालिका कौन सी मानी गई है? जिसका गठन 31/3/1970 के बाद जिसका गठन हुआ है, उस नगर पालिका को उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। और चौथा, कोई अकादमी है, अकादमी, अकादमियों
खेल कूद, खेल कूद से संबंधित विश्वविद्यालय को अगर अनुदान दिया जाता है किसी कार्य के लिए, अकादमियों, खेलकूद आदि के लिए, तो उनके लिए भी अकादमियों को अनुदान दिया गया है, किसी विश्वविद्यालय को दिया गया है, खेल कूद के लिए इनमें से किसी को दिया गया है, पंचायत समिति को दिया गया है, जिला परिषद को अगर कोई अनुदान दिया जाता है विशिष्ट उद्देश्य के लिए, नगर पालिका को दिया जाता है। दोस्तों सामान्य उद्देश्य कौन से होते हैं? नगर पालिका और पंचायत समिति और जिला परिषद के सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो अपने जो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई थी 1992 में, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत जिन जो इनके उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं कि पंचायत समिति के ये उद्देश्य होंगे, जिला परिषद कौन कौन से कार्य करेगी, इसके सामान्य उद्देश्य क्या होंगे, तो वो उद्देश्य दे रखे हैं। उनके अलावा अगर किसी कार्य के लिए ये पैसे प्राप्त करेंगे, अनुदान प्राप्त करना चाहेंगे सरकार से, तो उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक होगा विशिष्ट उद्देश्य के लिए। तो ये इन 4 संस्थाओं को उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अब अगला नियम है, तो दोस्तों अपन ने पढ़ा उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता। अब अगले नियम में अपन ने नियम संख्या 284 अपन ने देख लिया। नियम संख्या 285 देखेंगे, उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता किसको नहीं है, अब ऐसा देखेंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, यानी कि उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता किसको नहीं है, अब वो देखेंगे अपन। तो दोस्तों यहाँ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अब उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता किन संस्थाओं को नहीं है, तो दोस्तों इन्हीं संस्थाओं को उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस नियम में लिख रखा है कि 284 में वर्णित 284 में वर्णित संस्था जो को अगर सामान्य उद्देश्य के लिए अनुदान प्राप्त करते हैं, तो उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों 285 नियम संख्या किससे संबंधित आपसे पूछे तो उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता किन संस्थाओं को नहीं है उससे संबंधित है। कौन सी संस्थाओं को उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है? दोस्तों अगर विशिष्ट उद्देश्य हो तो उपयोगिता, इन संस्थाओं का अगर विशिष्ट उद्देश्य हो तो उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, और अगर इन संस्थाओं का सामान्य उद्देश्य हो, तो उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो नियम संख्या 285 अपन ने देखा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नियम संख्या 285 और 84 दोनों का। नियम संख्या 84 का स्क्रीनशॉट ले लें, नियम संख्या 285 का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन देखेंगे दोस्तों नियम संख्या 286 आज की क्लास का अपनी का अंतिम नियम है दोस्तों। ये उपयोगिता प्रमाण पत्र किसको भेजा जाएगा इस संबंध में है। उपयोगिता प्रमाण पत्र किसको भेजा जाएगा इसके संबंध में अपना नियम संख्या 286 है। तो दोस्तों जिन संस्थाओं का हेलो, हाँ जी जी, अरे यार मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में करूँगा ना थोड़ी देर में।
उपयोगिता प्रमाण पत्र किसको भेजा जाएगा? तो ऐसी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र किसको भेजा जाएगा उसके संबंध में दोस्तों, ऐसी संस्था जिसका अंकेक्षण कौन करता है, जिसका अंकेक्षण निदेशक स्थानीय निधि एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र किसको भेजा जाएगा दोस्तों? तो उपयोगिता प्रमाण पत्र ऐसी संस्था जिनका अंकेक्षण निदेशक स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों उपयोगिता प्रमाण पत्र पहले अंकेक्षण निदेशक उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक स्थानीय इसके पास भेजा, निदेशक स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग के पास भेजा जाएगा और स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के माध्यम से किसके पास जाएगा? फिर महालेखाकार के पास। महालेखा यहाँ से फिर किसके पास जाएगा? महालेखाकार के पास भेजा जाएगा। और ऐसी संस्थाएं जिनका अंकेक्षण किसके द्वारा? इनके द्वारा किया जाता है। और ऐसी अन्य संस्था जिसका अंकेक्षण स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग द्वारा जिसका अंकेक्षण नहीं किया जाता, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र सीधा महालेखाकार के पास भेजा जाएगा। तो दोस्तों नियम संख्या 286 मैंने आपको समझाया। उपयोगिता प्रमाण पत्र किसको भेजा जाएगा? ऐसी संस्थाएं जिनका अंकेक्षण निदेशक स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है, उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को भेजा जाएगा और वहां से महालेखाकार के पास जाएगा। अन्य संस्थाएं कौन सी? जिनका निदेशक स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग द्वारा जिनका अंकेक्षण नहीं किया जाता है, वो सब अन्य संस्थाएं हो गई और उनका सीधा महालेखाकार के पास उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज देंगे। तो ये तो हो गई बात उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के संबंध में। अब अपन अगली पॉइंट देखेंगे, हस्ताक्षर। अब अगला पॉइंट है दोस्तों उपयोगिता उपयोगिता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कौन करेगा, इस संबंध में अपने अगला पॉइंट है। तो दोस्तों जहां पे बात आएगी पंचायत समिति की, तो दोस्तों पंचायत समिति की जहां पर बात आएगी वहां पे विकास अधिकारी हस्ताक्षर करेगा। जहां पे बात आएगी नगर जिला परिषद की, जहां पे बात जिला परिषद की आएगी तो वहां सचिव जिला परिषद का सचिव हस्ताक्षर करेगा। जहां पे बात आएगी नगर पालिका की,
अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी उपयोगिता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा विशिष्ट उद्देश्य के लिए अगर अनुदान प्राप्त होता है तो, और अगला है नगर निगम। नगर निगम में उपयोगिता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हस्ताक्षर करेगा। तो अब दोस्तों इसके बाद में अपन ने अब दूसरा एक चीज और देखेंगे अपन। अगर किसी अनुदान जारी करते समय किसकी शर्तें उद्देश्य और समय सीमा की शर्त है दोस्तों, समय सीमा की शर्त है, उद्देश्य और समय सीमा की शर्त है, तो क्या करेंगे, उपयोगिता प्रमाण पत्र 4 प्रतियों में तैयार होगा। एक प्रति किसके पास भेजी जाएगी, एक प्रति तो भेजी जाएगी महा लेखाकार के पास, दूसरी प्रशासनिक विभाग के पास, तीसरी प्रति किसके पास भेजी जाएगी, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के पास, और चौथी प्रति स्वयं कार्यालय में रखी जाएगी। तो दोस्तों अपन ने कहां पर प्रतियां भेजी जाएंगी, ये प्रतियां किस मामले में है, ये 4 प्रतियों में किस मामले में तैयार किया जाएगा, समय सीमा और विशिष्ट उद्देश्य की शर्त हो, तो ये किन 2 मामलों के अंदर ऐसा किया जाएगा, वो है अपना जिला परिषद और पंचायत समिति के मामले। तो दोस्तों अपन ने नियम संख्या 86 पढ़ा। अब नियम संख्या 86 को मैं आपको एक बार पुनः समझा देता हूं, उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेने का अवसर दूंगा। दोस्तों टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अपन एक नियम संख्या 86 उपयोगिता प्रमाण पत्र किसको भेजा जाएगा और उस पर हस्ताक्षर कौन करेगा, इन 2 बातों से संबंधित है। तो उपयोगिता प्रमाण पत्र ऐसी संस्थाएं जिनका अंकेक्षण निदेशक स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है, तो उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के पास अंकेक्षण करता है तो पहले इसके पास भेजा जाएगा, यहाँ से मालिकाकार के पास जाएगा, अन्य संस्थाएं हैं तो सीधा मालिकाकार के पास भेज दिया जाएगा। ये तो हो गया उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने के संबंध में। उपयोगिता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कौन करेगा, अगर पंचायत समिति का मामला है तो विकास अधिकारी करेगा, जिला परिषद का मामला है तो जिला परिषद का सचिव करेगा, नगर पालिका मामला है तो अधिशासी अधिकारी करेगा, और नगर निगम का मामला है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेगा। अगर उद्देश्य और समय सीमा की शर्त निर्धारित की गई है तो 4 प्रतियों में ये तैयार किया जाएगा। मालेखाकार को एक प्रशासनिक विभाग को एक ग्रामीण पंचायत विभाग को एक स्वयं कार्यालय में रखी जाएगी प्रूफ के रूप में। तो ये 4 प्रतियों में तैयार किया जाएगा उपयोगिता प्रमाण पत्र किस मामले में, और ये जिला परिषद और पंचायत समिति के मामले में ऐसा किया जाएगा। तो दोस्तों अपन एक नियम समझा। अब अपन नियम संख्या 86 से आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, 86 का पेज नंबर 1 का आप स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लें, और नियम संख्या 86 के पेज नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लें। और अपन एक लाइन और बताना भूल गए, उपयोगिता प्रमाण पत्र का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप किस नियम में दे रखा है। तो दोस्तों उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप नियम संख्या 286 में प्रारूप दे रखा है। तो ये इसमें अपना पॉइंट लिखा हुआ है नियम संख्या 86 के आगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अब दोस्तों अपनी एक क्लास और है, एक क्लास के बाद में अपने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे पहले, उसके बाद में फिर मैं 2 दिन के अंदर इसको पूरा मैटर जो आपको पढ़ाया है उसको मैं ब्रीफली पूरा चेक करूंगा। चेक करके अगर मेरे को लगेगा कहीं और पॉइंट्स जोड़ने की आवश्यकता है, वो और पॉइंट्स इंक्लूड करने की आवश्यकता है,
कोई पॉइंट रह गया है तो दोस्तों उन पॉइंट्स के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखवाऊंगा। उसके बाद में अपना सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट होगा दोस्तों। अब इसके बाद एक क्लास आएगी, उसके बाद अपन प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन पेपर, तीनों क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।